Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping everybody is safe and sound. Let us start our today's lecture, and today's lecture comprises chapter number 5 from your novel Mr. Chips. Beta, we will in today's chapter we will read about how did Mr. Chips recalled his past memories, and which were a great asset for him, and those incidents filled him with pleasure. These incidents were perhaps some happy moments of his life and some tragic at the same time. So we have mixed sort of feeling while reading this novel, because it's all flashback, it all comprises past memories of Mr. Chips. ठीक है जी. तो मिस्टर चिप्स की जो पास्ट मेमोरीज हैं, उसका जो फ्लैशबैक आपको ये नज़र आता है इन चैप्टर्स में, कि उसकी पास्ट मेमोरीज जो हैं वो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं, उसके कोलीग्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, कैथरीन ब्रिजेस के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो कि इसके जहन में स्टफ्ड हैं, और वो टाइम टू टाइम वो शेयर करता जा रहा है मुख्तलिफ चैप्टर्स के ज़रिए. तो आज का जो चैप्टर है इसमें भी हम पढ़ेंगे उसकी फीलिंग्स के बारे में, और उसकी मुख्तलिफ पास्ट मेमोरीज कैथरीन ब्रिजेस से रिलेटेड जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम. फिर उसकी जो डेफिशिएंसीज थी जिन्हें वो डिप्रिशिएट किया करता था, उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज थी इसका जिक्र करेंगे. उसकी शादी का वेडिंग फंक्शन का हवाला भी है इसमें. ठीक है जी. तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days. Recollected का मतलब remembered, recalled, recalled जी. When Chips dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, और जब मिसिस विकेट के यहाँ ठहरे हुए मिसिस चिप्स जो हैं वो ख्वाबों की हालत में रहते, तो रिकलेक्टेड दोज डेज, माजी के उन दिनों को याद किया करते थे. ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फीट, और अपने पाँव की जानिब भी देखा करते थे. एंड वंडर विच वन ऑफ इट वॉज दैट हैड परफॉर्म सो सिग्नल अ सर्विस. सिग्नल होगा स्पेशल, इम्पोर्टेंट. वो पाँव को क्यों देखा करते थे? स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट. वो पाँव को इसलिए देखा करते थे कि कौन सा पाँव ऐसा था जो जिसमें मोच आ गई थी और उसकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था वो वाक़या. ठीक है ना. आपने पढ़ा था कि इन हिज एफर्ट टू रेस्क्यू अ गर्ल ऑन द टॉप ऑफ द हिल ही स्लिप्ड फ्रॉम द माउंटेन एंड रेंज्ड हिज फीट, एंड विच अल्टीमेटली बिकेम द रीज़न ऑफ हिज मीटिंग विद हिज फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस. के जनाब उसका पाँव जो है उसमें मोच आ गई थी कैथरीन ब्रिजेस को रेस्क्यू करते हुए, तो इसलिए वो कहा अपने अक्सर माजी की यादों में खो जाता, तो अपने पाँव की जानिब देखता कि वो कौन सा वाला पैर था जो कि उसकी ज़िंदगी में अहम तब्दीली लाया था. दैट द ट्रिवियल कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग्स. ट्रिवियल क्या होगा? ट्रिवियल होता है ऑर्डिनरी, कॉमन, अनइम्पोर्टेंट. ट्रिवियल मीन अनइम्पोर्टेंट. कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटस. मोमेंटस का मतलब इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स, कि वो मामूली सा वाक़या जो था वो उसकी ज़िंदगी में बेशुमार अहम जो है मतलब बहुत अहमियत लाने का सबब बना था. वॉज द वन थिंग ऑफ विच डिटेल्स इवेडेड हिम. इवेडेड, डॉज्ड, DODGED. इट ऑल्सो मीन एवॉइडेड. और क्या है कि ये वो वाहिद थिंग थी या चीज़ थी जिसकी तफसील में वो बाज़ दफ़ा उलझ के रह जाता, कि ये एक छोटा सा बज़ाहिर वाक़या जो था, उसके पैर में मोच आ जाना और कैथरीन को रेस्क्यू करना अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी में खुशगवार मौक़े लाने का सबब बना था. बट ही रीसॉ द ग्लोरियस हम्प. अभी बताया जा रहा है वो क्या क्या चीज़ें माजी की तस्वुर करता था. चिप्स क्या चीज़ें तस्वुर करता था? व्हाट डिड ही इमेजिन. आप देखें कि ही रीसॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ द गैबल. ग्लोरियस क्या होता है? ग्रैंड, स्प्लेंडिड, शानदार. हम्प किसे कहते हैं? हम्प मीन स्मॉल हिल, छोटा सा पहाड़. तो क्या है कि वो माजी की यादों की तरफ जब जाता तो ग्रेट गैबल जो था, गैबल नामी पहाड़ जो है उसकी शानदार चोटियों को तस्वुर में लाया करता था. ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस. यानी उस वाक़े के बाद जो फर्स्ट उसकी मीटिंग हुई थी मिस कैथरीन ब्रिजेस से, उसके बाद वो कभी भी
कहाँ नहीं गया, लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया। एंड द माउस ग्रे डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर अंडर द स्क्रीज, और माउस ग्रे सुरमई रंग की जो डेप्थ थी, खाइयाँ गहराइयाँ थी उन पहाड़ों की, वेस्ट वाटर और स्क्रीज की, वो उनको भी रीसॉ करता, देखा करता था, ठीक है, उन गहरी खाइयों को भी इमेजिन किया करता था। ही कुड री स्मेल द वॉश एयर आफ्टर हैवी रेन, और बारिश के बाद जो एक खूबसूरत सी महक होती है फ़िज़ा में, एक फ़िज़ा खुशगवार सी हो जाती है, तो उस महक को भी वो महसूस किया करता था। एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस टू स्टाई हेड। रिबन मीन होगा नैरो पैसेज, नैरो पैसेज, और स्टाई हेड की जानिब, जहाँ वो फार्म हाउस में ठहरा हुआ था, तो स्टाई हेड की जानिब जाने वाले छोटे से रास्ते को भी इमेजिन क्या करता था, देखा करता था, ठीक है जी, तख़य्युल की आँख से ये सब चीज़ें देखता था। सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस। लिंगर्ड का मतलब स्टेड, ठहर जाना, रुक जाना, स्टेड। और डिज़ी क्या होगा, अनदर वर्ड इज़ डिज़ी। डिज़ी क्या होगा बेटा, डिज़ी कहा जाता है गिडी, सर चकराने वाली, कंफ्यूज्ड, गिडी, GIDDY, कंफ्यूज्ड। जी, आपके पास सेंटेंस है, सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, और जो उसकी मिक्स सॉर्ट ऑफ जो मिली जुली कैफियत थी हैप्पीनेस की, खुशी के तस्वुरात पर मबनी, वो क्या थी जनाब, उसके जहन में बहुत वाज़ेह तौर पर यादें ठहर चुकी थी। Those evening strolls by the water side, strolls क्या होता है, strolls mean leisure walk, लेजर वॉक, और शाम को जो की जाने वाली चहल कदमी थी वो उसे याद थी। बाय द वाटर साइड यानी झील के किनारे। हर कूल वॉइस एंड हर गे लाफ्टर, गे होता है हैप्पी, यानी कैथरीन ब्रिजेस की जो हैप्पी वॉइस थी, कूल वॉइस थी, और यानी उसकी मीठी आवाज़ और उसके खुशगवार कहे उसे याद थे। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज। कैथरीन हमेशा से ही बहुत पुरमसरत खातून रही थी, खुश रहने वाली, खुशबाश खातून रही थी। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, ईगर मीन कीन, कीन होता है बहुत शाइक होना, बहुत ज़्यादा शाइक होना किसी चीज़ के बारे में। तो दे हैड बोथ बीन सो ईगर प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, कि वो दोनों बड़े पुरशौक अंदाज में अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है वो करते आए थे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन चिप्स तो अपने फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बहुत संजीदा था। इवन अ लिटिल ऑड, ऑड का मतलब स्केयर्ड, स्केयर्ड, अफ्रेड, स्केयर्ड, अफ्रेड। अपनी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से मिस्टर चिप्स जो था वो थोड़ा सा खौफज़दा था। क्यों खौफज़दा था, पढ़ते हैं कि इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स आर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड में उस खातून का आना बहरहाल बेहतर साबित हुआ। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, दूसरे हाउस मास्टर जो उस बोर्डिंग हाउस में जो मास्टर्स थे वो सारे मैरिड थे। एंड शी लाइक बॉयज़, शी टोल्ड हिम, एंड वुड इन्जॉय लिविंग अमंगस देम। और कैथरीन कहा करती थी कि उसे लड़के तालिब इल्म पसंद है, एंड शी वुड लाइक टू लिव अमंग देम, और उसे उनके दरमियान भी रहना पसंद होगा। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर। I'm afraid you were a solicitor or a stockbroker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. तो क्या थी, what initially Catherine Bridges thought about the job of Mr. Chips. वो क्या समझती थी, कहती थी वो चिप्स मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वैसे ही हो जैसे मैं चाहती थी। मैं खौफजदा थी कि यू वर अ सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मीन लॉयर। मैं ये समझती थी कि शायद तुम कोई लॉयर हो, कोई वकील हो, एंड और अ स्टॉक ब्रोकर, या किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोई एजेंट हो, और अ डेंटिस्ट या कोई डेंटिस्ट हो, और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, या शायद मैनचेस्टर के शहर में मैनचेस्टर के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कोई बड़े ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, कारोबारी शख्स हो। When I first met you, I mean, मेरा मतलब है जब पहली बार तुमसे मिली थी तो I was just thinking about you that perhaps you are a dentist or a businessman or perhaps a solicitor or a stockbroker. School mastering so different, so important. Do not you think? स्कूल का मास्टर होना बिल्कुल मुख्तलिफ सा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बड़ा अहम भी है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? To be influencing, influencing क्या होता है?
टू हैव इम्पैक्ट ऑन, टू हैव इम्पैक्ट ऑन, टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन, किसी पे असर डालना। दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, क्योंकि तुम एज अ टीचर उस्ताद की हैसियत से उन बच्चों पे, उन लोगों पे असरअंदाज होंगे जो कि दुनिया के लिए, आने वाले वक्त के लिए अहम साबित होंगे, ठीक है ना। यानी मुस्तकबिल के मामार टीचर को इसीलिए कहा जाता है जी। चिप्स सेड he hadn't thought of it like that, or at least not often। और चिप्स ने कहा कि उसने कभी ऐसे इस बारे में टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से ऐसा सोचा नहीं, या कम से कम अक्सर ऐसा नहीं सोचा कि ये इतना इम्पोर्टेंट पेशा है। he did his best, that was all anyone could do in any job। कि बस मैंने अपनी जॉब, क्या बताता है वो कैथरीन को कि he did his best, कि मैंने अपना बेहतरीन काम किया। that was all anyone could do in any job, और किसी भी मुलाजमत में जो बेहतर काम किया जा सकता है वो मैंने किया। Yes, of course, Chips, I do love you for saying simple things like that। और जवाब में कैथरीन ने क्या कहा कि तुम इस तरह की सादगी वाली बातें करते हो, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो जी। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर कैथरीन। डेप्रिशिएट होता है डी वैल्यू, डी ग्रेड, डी वैल्यू, कि किस तरह से अपनी कमी कोताहियाँ जो है वो कैथरीन के सामने बयान किया करता था। पढ़ते हैं उसकी कमी कोताहियाँ क्या थी। एंड वन मॉर्निंग अनदर मेमोरी, और एक और सुबह एक और याद उसके जहन में आई। जैम क्लियर क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर, जो बहुत ही वाजे, क्रिस्टल क्लियर, बड़ी ही वाजे किस्म की याद जो है वो उसके जहन में आती है। When he turned to it, यानी इसकी तरफ रुजू करता है इस याद की तरफ। He had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments। Afflicted क्या होता है बेटा, disturbed, pained, तकलीफ पहुंचना, afflicted, disturbed। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एक्यूट, एक्यूट होगा इंटेंस, इंटेंस शदीद, इंटेंस जी बेटे। नेक्स्ट देखते हैं डिज़ायर टू डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट होता है डी वैल्यू, अपने आप को कमतर समझना, जानना, टू डी वैल्यू, डी वैल्यू। अटेनमेंट्स किसे कहते हैं, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स। अच्छा, एक और वाज़े याद जो है जनाब उसके जहन में आती है, और वो क्या है कि ये बात उसे बहुत तकलीफ़ देती थी, उसे बड़ी इज़्ज़त पहुंचती थी, तकलीफ़ पहुंचती थी ये सोचकर कि उसके तमाम जो अटेनमेंट्स हैं, जो तमाम कामयाबियाँ ज़िंदगी में हैं, वो उनको अक्सर डी वैल्यू करता, उनकी कम मायगी यानी उनकी कम हैसियत का अंदाज़ा लगाता, कम हैसियत के हवाले से बात करता था। यानी जितने भी अचीवमेंट उसकी ज़िंदगी में अटेनमेंट्स हासिल किए गए थे वो उनको डेप्रिशिएट किया करता था, वो अपनी कोताहियों की कमी को शेयर किया करता था, डिस्कस किया करता था। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री। मीडियोकर क्या होता है, एवरेज, एवरेज, ऑर्डिनरी। और वो कैथरीन को बताता कि मेरी डिग्री मामूली सी है। ऑफ हिज ओकेजनल, ओकेजनल समटाइम्स डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिसिप्लिन, और कभी कभार नज़्म ज़ब्त कायम रखने में उसको प्रॉब्लम भी होती है। ऑफ द सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन श्योरिटी, श्योरिटी यकीन, श्योरिटी that he would never get a promotion, promotion mean to get progress। तो वो ये भी बताता कि वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा अपनी फील्ड में। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी क्या होता है, नॉट बीइंग एबल, किसी चीज़ के काबिल ना होना, टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल। एम्बिशियस क्या होता है, एस्पायरिंग, पुरअज़्म, एस्पायरिंग, पुरअज़्म किस्म की, एम्बिशियस गर्ल। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर। यानी वो अक्सर कैथरीन को ये बताया करता कि मेरी डिग्री जो है बहुत मामूली नौयत की है, कभी कभार मुझे नज़्म ज़ब्त कायम रखने में मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुझे कोई तरक्की नहीं मिलेगी, और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई अच्छी पुरअज़्म किस्म की लड़की जो है वो मुझसे शादी करे। और ये सारी बातें सुन के कैथरीन सिर्फ हंस देती। तो हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। वो क्या कहा करता था, ही टॉक्ड अबाउट हिज mediocre degree, number one. He talked about his poor discipline sometimes, and he talked about the fact that he wouldn't be able to get promotion, and he also talked about his ineligibility to marry a young aspiring girl,
ठीक है, तो इन द एट द एंड ऑफ ऑल दिस लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स शी ओनली लाफ्ड और स्माइल्ड। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। शी हैड नो पेरेंट्स एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। एलिंग एक जगह का नाम है, लंदन के करीब है। तो कहा गया है चूँकि कैथरीन के वालिदैन नहीं थे तो एलिंग के मकाम पर उसकी शादी हुई थी अपनी आंटी के घर से। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, और शादी से एक रात पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, शी सेड, जब चिप्स ने टू रिटर्न टू हिज होटल, अपने होटल जाने के लिए घर छोड़ा था, तो शी सेड विद मोक ग्रेविटी। मोक ग्रेविटी होता है फॉल्स सीरियसनेस, फॉल्स सीरियसनेस, झूठ मूठ की संजीदगी, बनावटी संजीदगी। तो जनाब बड़ी बनावटी संजीदगी के साथ कैथरीन ने उसे क्या कहा था कि दिस इज़ एन ओकेजन, कि ये वो मौका आ गया, यू नो, तुम जानते हो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, हमारी आखिरी अलविदा है। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय, यानी नेक्स्ट डे उनकी शादी थी, तो एक रात पहले एक रात पहले जब वो अलहदा हुए हैं तो वो कैथरीन उसके साथ डिस्कस करी ये चीज़ें। दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग दिस फर्स्ट टर्म विद यू। क्या कहती है कि आई फील माई सेल्फ लाइक दैट ऑफ अ न्यू बॉय हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज वेरी फर्स्ट टर्म विद यू, कि मैं अपने आप को एक ऐसे तालिब इल्म की तरह महसूस कर रही हूँ जो अपनी फर्स्ट टर्म तुम्हारे साथ स्टार्ट करने वाला हो। नॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन अफ्रेड, मैं खौफजदा नहीं हूँ, माइंड यू, जहन में रखना, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, thoroughly mean completely, shall I call you sir or would Mr. Chips be the right thing। तो बड़े मुअद्दबाना, बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े मुअद्दबाना अंदाज़ में, क्या मैं तुम्हें एक दफ़ा बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज़ में सर कह सकती हूँ, या क्या मिस्टर चिप्स कहना सही रहेगा? मिस्टर चिप्स, आई थिंक, कहती है हाँ मेरा ख्याल है कि मिस्टर चिप्स ही कहूँगी। गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो आखिरी अल्फाज क्या थे जनाब इनके अलग होने से पहले, जुदा होने से पहले? उसने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, आप टाइटल देखते हो, ये गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है दो जगह नज़र आएगा। एक तो बिफोर वेडिंग नाइट, ये कैथरीन ब्रिजेस ने ये अल्फाज कहे थे। फिर आप लास्ट चैप्टर्स में एक लिनफोर्ड, एक स्टूडेंट है जो आखिर में मिस्टर चिप्स की डेथ से पहले उसे मिलने के लिए आता है और वो भी इसे यही अल्फाज कह के जाता है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। जी बेटे, फिर ब्रैकेट में आपके पास चीज़ें आ गई। आ हैंडसम क्लॉपिंग, हैंडसम क्या होता है? टू व्हील्ड कैरेज। तो हैंडसम मीन टू व्हील्ड कैरेज, दो पहियों वाली बग्गी। तो उस क्लिप क्लॉपिंग क्या होता है? साउंड ऑफ द हॉर्स हूफ हिटिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, साउंड ऑफ द हॉर्स हूफ हिटिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। जी बेटे, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। क्लिप क्लॉपिंग मीन साउंड ऑफ द हॉर्स हूफ्स, sound of the horse hooves hitting against ground। वो जो घोड़ों की टाप की आवाज़ें होती है ना, टप 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 जिस तरह चलता है, तो उसकी टिप टॉप को कहा जाएगा अ हैंडसम क्लॉपिंग इन द रोड वे। कि सड़क पे क्या है, ये सब यादें हैं मिस्टर चिप्स की। वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि उस रात क्या मामलात थे कि एक दो पहियों वाली बग्गी थी जनाब, उसकी सड़क पे टिप टॉप की आवाज़ें, चलने की घोड़े की टापों की आवाज़ें आ रही थी। ग्रीन पेल गैस लैम्प्स फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है? फुटपाथ। और फ्लिकरिंग क्या होता है? शिमरिंग। शिमरिंग होता है टिमटमाना, चमकना, शिमरिंग। और इसे ये भी याद था कि जर्द पीले रंग का एक जर्द सा जो गैस लैंप था वो पेवमेंट पे, जो वेट पेवमेंट था, गीला फुटपाथ था, उस पर रोशनी पड़ रही थी इस लैंप की। न्यूज़ बॉय शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, शर्लक होम्स इन बेकर स्ट्रीट। और जो न्यूज़ बॉय था, जो शाम का अखबार बेचने वाला लड़का था, वो क्या चीज़ें चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि समथिंग इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के कोई अहम वाक़यात है। और शर्लक होम्स का न्यू नावल जो था कि शर्लक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, ये नावल का नाम भी वो चिल्लाकर बता रहा था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें, ये बातें, ये अल्फाज जो हैं चिप्स के
जहन में गूंज रहे थे कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। और किसने कहे थे ये अल्फाज? कैथरीन ब्रिजेस ने कहे थे। ठीक हो गया बेटे। इसमें ये सवाल भी हम आ सकता है कि व्हाट डिड कैथरीन ब्रिजेस से टू मिस्टर चिप्स अ नाइट बिफोर देयर वेडिंग, और वो आपने पढ़ लिया कि आई फील माई सेल्फ लाइक दैट ऑफ अ न्यू बॉय हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू टर्म विद यू। बेटे अब चैप्टर नंबर जो आपका 5 है इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा? हमने सिनोनिम्स करना है और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो आप देख लीजिएगा, यूनिक नोट्स खोल लीजिएगा और इसमें आपका चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 5। जी बेटे, चैप्टर नंबर 5 के सिनोनिम्स देखिएगा। नंबर 1 इज़ रिकलेक्टेड। रिकलेक्ट का मतलब रिमेंबर्ड, याद करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है रिमेंबर्ड और आंसर भी होगा। नंबर 2 स्टेटमेंट है सिग्नल। सिग्नल हियर मीन्स सिग्नल, सो सिग्नल अ सर्विस। तो इसका जो टेक्सचुअल मीनिंग है सिग्नल यहाँ होगा इम्पोर्टेंट सर्विस, इम्पोर्टेंट। तो आपके पास ए ऑप्शन है इम्पोर्टेंट, ये इसका आंसर भी होगा। नंबर 3 पे है ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है मामूली, ऑर्डिनरी, पेटी। पेटी, तो आपके पास सी ऑप्शन पे लिखा है पेटी, मामूली। Number 4 statement is momentous. Momentous means significant, important, बहुत अहम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है significant, जो इसका आंसर होगा। नंबर 5 पे है evaded. evaded का मतलब avoid करना, बचना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा avoided। नंबर 6 पे है hump, HUMP। hump होता है स्मॉल हिल, छोटी सी पहाड़ी को कहा जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 7 पे है रिबन। रिबन मीन नैरो पैसेज, नैरो स्ट्रिप। तो ए ऑप्शन लिखी हुई है नैरो स्ट्रिप, ये इसका आंसर होगा। नंबर 8 लिंगर्ड। लिंगर्ड का मतलब स्टेड, हंग अराउंड, ठहर जाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है हंग अराउंड, यही इसका आंसर भी होगा। नंबर 9 इज डिजी। डिजी मीन गिडी, सर चकराने वाला, कंफ्यूज्ड, GIDDY, और ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 10 स्ट्रोल्स। स्ट्रोल्स मीन लजर वॉक्स, लजरली वॉक्स। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, यानी चहलकदमी करना, खरामा खरामा चलना। नंबर 11 गे। गे मीन हैप्पी, खुश। नंबर 12 ऑड। ऑड मीन खौफज़दा, अफ्रेड। तो सी ऑप्शन है अफ्रेड। नंबर 13 सॉलिसिटर। सॉलिसिटर कहा जाता है लॉयर को, लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं। तो डी ऑप्शन लॉयर जवाब होगा। नंबर 14 एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब ट्रबल्ड, तकलीफ में होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ट्रबल्ड इसका आंसर है। नंबर 15 एक्यूट। एक्यूट का मतलब कीन, KEEN, कीन डिज़ायर। ठीक है बेटे, कीन डिज़ायर। एक्यूट ऑल्सो मीन इंटेंस, शदीद, कीन। तो बी ऑप्शन है कीन डिज़ायर। ठीक है जी, कीन इसका आंसर होगा। नंबर 16 पे आ जाएगा अटेनमेंट्स। क्या होता है? अचीवमेंट्स, आपकी हसूल, आपने जो हासिल की हैं चीज़ें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अचीवमेंट इसका आंसर होगा। नंबर 17 मीडियोकर। मीडियोकर होता है ऑर्डिनरी, आम सी, मामूली सी। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 18 एम्बिशियस। एम्बिशियस होगा एस्पायरिंग, बड़ी पुरअज़्म, बड़े आला मकसद रखने वाली। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 19 मॉक ग्रेविटी होगा झूठी बनावटी संजीदगी, फॉल्स सीरियसनेस। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 20 हैंडसम। हैंडसम बताया टू व्हील्ड कैरेज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन टू व्हील्ड कैरेज है। नंबर 21 पेल। पेल मीन येलो, जर्द। तो ए ऑप्शन जवाब होगा। 22 पे है फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब शिमरिंग, और सी ऑप्शन है शिमरिंग। ठीक है जी, ये इसका बेटे आंसर होगा। अब आपने आना है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बेटे क्वेश्चन आंसर्स में देखें, व्हाट सर्विस डिड चिप्स फुट रेंडर टू हिम, कि उसके जो फुट ने उसको क्या सर्विस प्रोवाइड की थी, वो कौन सा पाँव था जिसकी वजह से ज़िंदगी में चेंज आ गए थे। तो आपने ये पढ़ा, वाइल क्लाइंबिंग द ग्रेट गैबल ही फाउंड अ गर्ल इन ट्रबल ऑन अ डेंजरस लुकिंग रॉक एंड ही हर्ड टुवर्ड हर टू सेव हर लाइफ एंड इन दिस एफर्ट ही स्लिप्ड एंड wrenched or sprained his foot. So that is why he used to see, yani Mr. Chips recollected that which
foot had brought them together. वो अक्सर देखा करता, he looked down at his feet कि कौन सा पैर है जिसने हम दोनों को मिलाया था, जो शादी का सबब बना था इसकी. What did Chips recollect about the time spent with Catherine in Lake District? क्या चीज़ें याद करता था? अभी आपने पढ़ा कि he resaw the great depths of the vast water under the screes and he re-smelled the washed air after rain. इसके अलावा he re-followed the passage to Stye Head and the evening strolls and the happy laughters of Catherine Bridges. ये सारी चीज़ें वो याद करता. Important सवाल है. Was Catherine pleased with the Chips being a teacher? क्या उसके टीचर होने पे कैथरीन खुश थी? हमने पढ़ा yes, she liked being among the boys. She was very happy that Mr. Chips was a teacher. He was not a lawyer. He was not a lawyer or dentist or a stock agent or any businessman. ठीक है? He liked teaching. Actually, she liked teaching profession. Had Chips visited the Lake District after his first meeting with Catherine? क्या कैथरीन से मिलने के बाद वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया था? No, he did not visit. He never visited the Lake District after his meeting with Catherine. अगला सवाल, from where was Catherine married? कहाँ शादी हुई थी? She got married from an aunt house in Ealing in London. लंदन में एलिंग में उसकी खाला थी, उसके घर से शादी हुई थी. What did Catherine say to Chips on the night before their wedding? वेडिंग से एक रात पहले क्या कहा था जनाब चिप्स को कैथरीन ने? उसने कहा था कि आई एम फीलिंग माई सेल्फ लाइक अ न्यू बॉय हु इज़ गोइंग टू बिगिन हिज फर्स्ट टर्म विद यू बट आई एम नॉट afraid of you. Should I call you Mr. Chips or should I call you sir or Mr. Chips? ठीक है. Then she said in the end, goodbye Mr. Chips. Number 7. Why was Mr. Chips a little serious planning a future with Catherine? Mr. Chips जो था future planning के हवाले से ज़्यादा serious क्यों था? He was a little serious planning about Catherine because he was afraid that she would not like to live among the boys. But she was no more fearful as he was no more fearful as he found that she liked students, boy students. ठीक है जी. Why was Mr. Chips a little serious planning? ये हो गया. How did Chips depreciate himself before his marriage? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अपने आप को मैरिज से पहले वो depreciate किस तरह, अपनी कमी जो थी वो किस तरह बयान क्या करता था? देखिए बेटे, he told यानी he depreciated himself in the presence of Catherine Bridges and he told her about his mediocre degree, his difficulties in discipline and his certainty of never getting promotion and ineligibility of getting married with a young ambitious girl. ठीक है, important सवाल है. What different scenes did Mr. Chips remember on the eve of wedding? तो उसको क्या क्या जनाब वो मुख्तलिफ सीन जो है वो याद आ रहे हैं. मिस्टर चिप्स ऑन हिज वे टू होटल, अपने होटल की तरफ वो जाते हुए क्या महसूस करा? a handsome the clopping of handsome two-wheeled carriage and he just was imagining about the green pale lamp flickering or throwing light on the wet pavements and the newsboy shouting something about South Africa and Sherlock Holmes in Baker Street. ये सारे एंड पैराग्राफ में था ना, ये सारी चीज़ें उसके जहन में ताज़ा हो गई थी. ठीक है जी बेटी, आपका ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ. शॉर्ट चैप्टर था, क्वेश्चन आंसर्स भी इसके 9 थे. अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास तकरीबन 10 मिनट मौजूद है, तो आपको मैं प्रेपोजिशन करवाऊंगी ताकि प्रेपोजिशन का चैप्टर आज ख़त्म किया जाए और हम अब करेक्शन की तरफ आएंगे इसके बाद आज किसी भी अगले, आज नहीं बल्कि किसी भी अगले लेक्चर में. तो आज ये सारी प्रीवियस जो है असाइनमेंट्स इसको ख़त्म करते हैं. आपके जो प्रेपोजिशंस हैं वो देखते हैं कहाँ है, पेज नंबर. बेटी आपकी प्रेपोजिशन शामिल है एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 हमने 10 तक सॉल्व की थी. नंबर 11 जो है वो मैं आज आपको करवाऊंगी. तो नंबर 11 में देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे सामने आते हैं, कौन से प्रेपोजिशनल वर्ड्स जो हैं, वर्ब्स जो हैं वो सामने आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1, वाई डू यू नॉट सेंड डैश अ डॉक्टर इफ़ यू आर एल. सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना. सेंड फॉर बेटा इडियोमेटिक मीनिंग है. सेंड फॉर का मतलब बुलाना. तो वाई डू नॉट यू सेंड फॉर अ डॉक्टर. नंबर 2 है डो नॉट शाउट डैश मी. शाउट एट समवन होता है, शाउट एट मी. शाउट एट फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके सिंपल प्रेपोजिशंस भी हैं, आपके फ्रेजल वर्ब्स यूजेज भी है. इसमें इडियम्स भी मौजूद हैं जिनके प्रेपोजिशन हम चेंज नहीं कर सकते. वो ज़ाहिर इडियम जिससे मौजूद है आपके डिक्शन में, उस इडियम को फ्रेजल वर्ब को वैसे ही लेके चलना है. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3,
आई विल ऑलवेज स्टैंड डैश यू, स्टैंड डैश यू, स्टैंड बाय यू, के साथ देना, कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। फिर देखें वाइटामिन्स आर वाइटल टू, वाइटल टू फ्रेजल वर्ब है, वाइटल टू का मतलब क्या होता है, बड़ी इम्पेरेटिव, ज़रूरी होना, वाइटल टू हेल्थ। ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, अच्छा ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड डैश लॉन्ग आवर्स, तो यहाँ पर टाइम है फॉर हाउ मच टाइम, फॉर इस्तेमाल होगा फॉर लॉन्ग आवर्स के लिए। सिंस और फॉर का टेबल आपने पढ़ा था, स्पेसिफिकेशन है डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल है, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर, तो लॉन्ग आवर्स कोई पता नहीं ये आवर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, तो लिहाजा ये आप जब इसमें इस्तेमाल करते हो टाइम को इंडिकेट करने के लिए प्रेपोजिशन, तो वो फॉर आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर के इस्तेमाल के वजह से यहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा इनडेफिनेट टाइम है। नंबर 6, वाई आर यू लाफिंग डैश द पुअर, टू लाफ एट मीन किसी पर हंसना, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। योर वर्क इज सुपीरियर डैश योर ब्रदर्स, याद रखिएगा सुपीरियर दो लोगों की कामों को सुपीरियर टू, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आप इस सेंटेंस को ज़रा तवज्जो कीजिएगा बेटा। सुपीरियर वो तमाम वर्ड्स जिनके आखिर में आई ओ आर आता है, इनको लैटिन एडजेक्टिव कहा जाता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, ये सारे आई ओ आर से एंड होने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनको लैटिन एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन लेते हैं टू, तो मैंने लिख दिया सुपीरियर टू, ठीक है जी, ये आपका हो गया। नंबर 8, पुट योर कोट डैश, पुट ऑन, कोट का जिक्र किया जा रहा है, कोट के पहनने का जिक्र किया जा रहा है, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, टू वेयर, पहनना जी। द नेक्स्ट वन इज द प्लेयर्स वर ऑल कवर्ड डैश डस्ट, तो डस्ट के साथ ढके पड़े हैं कौन, प्लेयर्स, तो कवर्ड विद होता है, कवर्ड विद। नंबर 10, आई गेट डैश वेरी वेल विद हिम, गेट ऑन वेरी वेल, ये आपका एक इडियम भी है, गेट ऑन वेरी वेल, गेट ऑन जी बेटे इसको देखिएगा, गेट ऑन वेरी वेल कि टू मैनेज वेरी वेल, तो यहाँ पर आएगा गेट ऑन वेरी वेल कि मैं इसके साथ बेहतर तरीके से गुजारा कर सकता हूँ। ये आपका इडियम भी है, टू गेट ऑन वेरी वेल, बेहतर तरीके से टाइम स्पेंड करना, गुजारा करना। बेटे इसके बाद थोड़ी सी बस 1-2 एक्सरसाइजेज हम और करते हैं। आपकी 11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं, एडिशनल एक्सरसाइजेज भी 3 शामिल हैं। नंबर ये सारा फीड वो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में से सेंटेंस लिए गए हैं। यू शुड लिसन डैश योर टीचर अटेंटिवली, क्या आएगा, लिसन टू यानी किसी की बात को तवज्जो से सुनना। फिर है ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, आई की जब बात की जाती है तो ब्लाइंड इन कहा जाता है, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है, लिम की बात की जा रही है। नो वन शुड बी इग्नोरेंट डैश लॉ, इग्नोरेंट ऑफ होता है बेखबर होना, अनअवेयर ऑफ, नो वन शुड बी इग्नोरेंट ऑफ लॉ। नंबर 4, शी इज़ प्रोफिशेंट डैश इंग्लिश, प्रोफिशेंट है एक्सपर्ट, तो क्या आएगा, शी इज़ प्रोफिशेंट, किस में वो प्रोफिशेंट है, इन इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोफिशेंट इन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा बेटे, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड डैश वोट, एंटाइटल्ड टू फ्रेजल वर्ब, एंटाइटल्ड टू होता है हकदार होना, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू, हकदार होना वोटिंग के लिए, वो मुस्तहिक अभी नहीं है, हकदार अभी नहीं है जी। ही लेफ्ट फॉर, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 है, माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन वॉट, किस चीज़ पे, डैश माई सक्सेस, ऑन माई सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। फिर देखिए ही लेफ्ट फॉर लाहौर डैश ट्रेन, लेफ्ट फॉर रवाना होना, लाहौर के लिए रवाना हुआ है किसके ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, तो बाय ट्रेन आएगा यहाँ, बाय ट्रेन। वी आर ऑल आंसरेबल, किसके सामने हम जवाब दे हैं उस चीज़ उसको इंडिकेट करने के लिए टू इस्तेमाल होगी प्रेपोजिशन, वी आर ऑल आंसरेबल टू गॉड। नंबर 9, ही हैज़ बीन एक्विटेड डैश द चार्जेस, एक्विट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, एक्विट ऑफ होता है फ्री फ्रॉम, आज़ाद कर देना, उसको चार्जेस से इल्ज़ाम से आज़ाद कर दिया गया। नंबर 10, माई ब्रदर इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, टू बी गुड एट, ये भी एक आपका इडियम है, टू बी गुड एट का मतलब हो क्या होगा, टू हैव गुड कमांड ओवर, ठीक है, टू हैव गुड कमांड ओवर, टू बी एक्सपर्ट इन, तो आपके पास है माई ब्रदर इज़ गुड एट
मैथमेटिक्स। गुड इन नहीं लिखेंगे, टू बी गुड एट एक इडियम आ गया। इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 कर लेते हैं बेटे, बस यही आखिरी एक्सरसाइज होगी। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। इंजूरियस किस चीज़ के लिए इंजूरियस है? हेल्थ के लिए। इंजूरियस टू होता है तो यहाँ 2 आपने लगाना है। आई इंक्वायर्ड डैश हिज हेल्थ। इंक्वायर्ड आफ्टर का मतलब ही यही होता है। इंक्वायर्ड आफ्टर का मतलब टू नो अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी की सेहत के बारे में बात करना, पूछना। तो इंक्वायर्ड अबाउट वहीं लगता है, अबाउट वहाँ आता है जहाँ हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। माई फादर इज़ एंग्री डैश मी। अगर किसी पर्सन के साथ एंग्री होते हैं तो विद आता है। माई फादर इज़ एंग्री विद मी। नंबर 4, ही बैक डैश ऑफ हिज प्रॉमिस। बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस को बैकआउट किया, उसने मुकर गया अपने प्रॉमिस से। नंबर 5, डू नॉट लुक डाउन डैश द पुअर। टू लुक डाउन अपॉन ये एक इडियम है, हकारत से देखना, तो डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड डैश स्टडीज़। वो एब्जॉर्ब था किस में? स्टडी में, तो इन स्टडीज़ आएगा सिंपल प्रेपोजिशन। ही टर्न्ड पेल डैश टेरर। वो जर्द पड़ गया किसकी वजह से? ही टर्न्ड पेल विद टेरर। विद टेरर होगा खौफ से। नंबर 8, ही इज़ इन वॉन्ट डैश फिजिकल स्ट्रेंथ। इन वॉन्ट ऑफ। इन वॉन्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन नीड ऑफ। तो ही इज़ इन वॉन्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। नंबर 9, अ सेल्फिश मैन इज स्लेव डैश हिज डिज़ायर्स। एक सेल्फिश मैन अपने डिज़ायर्स का स्लेव होता है, तो स्लेव 2 इंडिकेट करेगा किसको? उसके डिज़ायर्स को, उसकी फीलिंग्स को। ठीक है। नंबर 10, ही वॉज ऑफेंडेड डैश माई सजेशन। ऑफेंड एट फ्रेजल वर्ब है। ऑफेंड एट का मतलब होता है एंग्री होना, टू बी एनॉयड, नाराज़ हो जाना। तो ही वॉज ऑफेंडेड एट माई सजेशन। तो बेटे ये आपके फ्रेजल वर्ब्स की बस अब सॉरी प्रेपोजिशन की एक एक्सरसाइज रह गई, एडिशनल एक्सरसाइज, वो किसी नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।